नमस्कार, राज्यसभा टीवी के खास कार्यक्रम आरएस टीवी विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक डोभाल। विशेष में आज हम बात करेंगे वायु प्रदूषण की। प्रधानमंत्री ने वायु गुणवत्ता सूचकांक जारी कर दिया है। फिलहाल देश के 10 बड़े शहरों में इसे लागू किया गया है, लेकिन आखिर किस तरह से यह सूचकांक काम करेगा, प्रदूषण को लेकर क्या है जानकारों की राय, ये तमाम मुद्दे हम आपको दिखाएंगे अगले आधे घंटे में। तो फिलहाल शुरू करते हैं आरएस टीवी विशेष हवा में जहर। तो केंद्र सरकार ने शहरों में प्रदूषण के स्तर को नापने के लिए हाल ही में राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक जारी किया। दिल्ली के विज्ञान भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी शुरुआत की। इस योजना के जरिए 10 शहरों में प्रदूषण स्तर की निगरानी की जाएगी, लेकिन जल्द ही इसे 46 और शहरों से भी जोड़ा जाएगा। अब आप अपनी सेहत के मिजाज के साथ साथ अपने शहर की आबो हवा की तबीयत भी जान सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 शहरों में हवा में प्रदूषण के स्तर की निगरानी से जुड़े इंडेक्स की शुरुआत की। इंडेक्स के जरिए किसी भी जगह की हवा को 6 मानकों पर मापा जाएगा। रंगों के आधार पर हवा में प्रदूषण के स्तर की जानकारी मिल सकेगी। हर रंग उस शहर की हवा की तबीयत का आईना होगा। लाल रंग का मतलब होगा कि उस जगह की आबो हवा रहने लायक नहीं है। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण अभियान भारत के नेतृत्व में ही आगे बढ़ेगा। दुनिया में प्रकृति का शोषण ये प्रवृत्ति है, भारत में प्रकृति का दोहन संस्कार है। शोषण ये हमारी प्रवृत्ति नहीं है, और इसलिए विश्व इस संकट से जो गुजर रहा है, मैं अभी भी मानता हूं कि दुनिया को इस क्षेत्र में बचाने के लिए नेतृत्व भारत ने करना चाहिए, और उस दिमाग से भारत ने अपनी योजनाएं बनानी चाहिए। दुनिया क्लाइमेट चेंज के लिए हमें गाइड करे और हम दुनिया को फॉलो करें, दुनिया पैरामीटर तय करे और हम दुनिया को फॉलो करें, ऐसा नहीं है। सचमुच में इस विषय में हमारी हजारों साल से वो विरासत है। हम विश्व का नेतृत्व कर सकते हैं, हम विश्व को मार्गदर्शन कर सकते हैं, और विश्व को इस संकट से बचाने के लिए भारत रास्ता प्रशस्त कर सकता है। इस विश्वास के साथ इस कॉन्फ्रेंस से हम निकल सकते हैं। हालांकि हवा की सेहत से जुड़े इस इंडेक्स को लेकर विशेषज्ञों के मन में आशंकाएं भी हैं। जानकारों का मानना है कि शहरों की आबो हवा को बेहतर करने के साथ साथ आम आदमी तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने की भी जरूरत है। एयर क्वालिटी इंडेक्स थर्मोमीटर जैसा है, पर बीमारी दूर करने के लिए सरकार को नीति लागू करनी पड़ेगी कि एयर पोल्यूशन बढ़े ना। उस पे ना ही काम नहीं हुआ है, पर उल्टा सिवियर एयर पोल्यूशन के जोन्स को सिवियरली पोल्यूटेड जोन की कैटेगरी से हटाया जा रहा है। इंडेक्स लॉन्च करते समय प्रधानमंत्री ने पर्यावरण संरक्षण के मामले में दोहरी नीति अपनाने पर विकसित देशों की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि विकसित देश पर्यावरण की तो बात करते हैं, लेकिन पर्यावरण अनुकूल परमाणु ऊर्जा के विकास के लिए भारत को ईंधन मुहैया कराने में आनाकानी करते हैं। ऐसा लगने लगा कि जैसे हमें न क्लाइमेट की परवाह है, न हमें एनवायरनमेंट की परवाह है, और सारी दुनिया हमारी इस अभिव्यक्ति की गलती के कारण ये मानकर के बैठी कि विश्व तो एनवायरनमेंट कॉन्शियस हो रहा है, विश्व क्लाइमेट की चिंता कर रहा है, ये देश है जो कोई अड़ंगे डाल रहा है। हम जितने प्रकृति के विषय में संवेदनशील हैं, दुनिया हमारे लिए सवालिया निशान खड़ा नहीं कर सकती है। जो दुनिया क्लाइमेट के लिए लीड करती है, दुनिया को पाठ पढ़ाते हैं, हम उनको जब कहते हैं कि हमें न्यूक्लियर एनर्जी के लिए आवश्यक फ्यूल दो, तो उसमें वो मना कर देते। प्रधानमंत्री ने कहा कि पर्यावरण की रक्षा हमारी संस्कृति है। उन्होंने पर्यावरण की सुरक्षा के लिए हफ्ते में एक दिन कार छोड़कर साइकिल इस्तेमाल करने की सलाह दी। साथ ही सौर ऊर्जा के इस्तेमाल पर भी जोर दिया। प्रधानमंत्री ने पूर्णिमा के दिन स्ट्रीट लाइट बंद रखने की अपील भी की। सरकार का दावा है कि सितंबर तक 10 लाख की आबादी वाले 46 और शहर भी एयर क्वालिटी इंडेक्स से जुड़ जाएंगे। रविंद्र सिंह शोराण के साथ नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी। और वायु गुणवत्ता सूचकांक लगाने की सरकार ने घोषणा तो कर दी है,
दिल्ली समेत देश के 10 शहरों में इसे लागू भी किया जाएगा। इन शहरों में वायु प्रदूषण के खतरनाक स्तर के मद्देनजर सरकार ने यह कदम उठाया है, लेकिन जानकारों ने उम्मीद जाहिर की है कि इसे ठोस तरीके से लागू किया जाएगा। हवाओं में खुली गैसों को जहरीला बताया गया, लिहाजा केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने देश के कुल 10 शहरों में प्रदूषण के स्तर को मापने के लिए सूचकांक लगाने का फैसला किया। इनमें अहमदाबाद, दिल्ली, फरीदाबाद, आगरा, कानपुर, लखनऊ, वाराणसी, हैदराबाद और बेंगलुरु शामिल हैं। जानकारों ने मंत्रालय के इस फैसले से खुशी जाहिर की है। देखिए, ये एक बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि सरकार के तरफ से ये पहली बार ऐसा एक कदम लिया गया है जहाँ पे ये जो लगातार प्रदूषण के ऊपर जो आंकड़े निकलते हैं मॉनिटरिंग स्टेशन से, उसको बहुत आसानी से लोगों को पहुँचाने के लिए, ताकि लोगों को समझ में आए कि जो प्रदूषण की मात्रा है वो कितना खतरनाक है। सूचकांक बनने से हवा में मौजूद प्रदूषण के स्तर की जानकारी लोगों को मिलती रहेगी, लिहाजा बीमार लोगों को राहत की उम्मीद है। सांस की बीमारियों से पीड़ित लोग प्रदूषण के स्तर को देखते हुए दिनचर्या में बदलाव ला सकते हैं। लिहाजा जानकारों का मानना है कि सूचकांक के साथ साथ इन शहरों में जागरूकता अभियान भी चलाया जाना चाहिए। इससे कम से कम लोगों में अवेयरनेस पैदा होगी, और जब अवेयरनेस पैदा होगी तो जनता उसका निराकरण भी ढूंढेगी। आवश्यकता इस बात की है कि पोल्यूशन को जितनी गंभीरता से लिया जाना है उतनी गंभीरता से इस प्रदूषण की समस्या को हम नहीं ले रहे हैं। लेकिन जब कोई हमको आकर के ये बताएगा कि अब प्रदूषण इस स्तर पर पहुंच चुका है कि हमारी सेहत को खतरा है और हमें बीमारी जकड़ सकती है, तो निश्चित रूप से हम सजग होकर उस पर कार्रवाई करेंगे। भारत में ये कोई अनूठी पहल नहीं है। दुनिया के कई मुल्कों में पहले ऐसे सूचकांक बने हुए हैं, लिहाजा भारत को इस दिशा में अभी लंबा सफर तय करना है। एपीआई लगने के बाद प्रदूषण के खतरनाक स्तर पर सरकार किस तरह की कार्रवाई करती है, इस पर पर्यावरणविदों की नजर है। ये तो लोगों में समझ बनाने वाली बात है, पर इसके बाद जैसे बाकी देशों में किया जाता है कि इंडेक्स जब दिखाता है कि एक रेड अलर्ट लेवल पे हम आ गए हैं, जी बहुत ही खतरनाक सीवियर लेवल है, उस वक्त इमीडिएटली हमें पोल्यूशन इमरजेंसी एक्शन हमें लेना चाहिए। अब आप जाके अब बीजिंग में देखिए, पेरिस, लंदन, ये हर जगह जब ऐसा होता है कि 3-4 दिन लगातार सीवियर लेवल पे है प्रदूषण, तब वो इमीडिएटली गाड़ियों की संख्या कम कर देते हैं। अगर फैक्ट्रीज हैं, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी हो रहा है, उसको कुछ देर के लिए रोक देते हैं। पर्यावरण मंत्रालय पिछले कई महीनों से देश के चुनिंदा शहरों में इसे लागू कराने की योजना पर काम कर रहा था। मंत्रालय धीरे धीरे इसमें और भी शहरों को शामिल करेगा। मोहम्मद फातेह टीपू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इसी बीच दिल्ली में वायु प्रदूषण के बढ़ते स्तर की वजह से नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने दिल्ली में 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियों पर पाबंदी लगा दी है। एनजीटी के अध्यक्ष स्वतंत्र कुमार की अगुवाई में 5 सदस्यों वाली खंडपीठ ने कहा कि इस नियम की कड़ाई से इस नियम को पालना होनी चाहिए। इस नियम की फैसले में दिल्ली के बाहर से आने वाली गाड़ियों पर भी पाबंदी लगाने की बात कही गई है। दिल्ली में रोजाना औसतन 1400 गाड़ियों का पंजीकरण होता है। यहाँ गाड़ियों की संख्या स्विट्जरलैंड, हांगकांग, फिनलैंड, डेनमार्क या फिर सिंगापुर की आबादी से भी ज्यादा है, यानी 82 लाख से ज्यादा। इस छोटे से प्रदेश पर इन गाड़ियों का भारी दबाव है, लेकिन मामला यहीं तक सीमित नहीं है। रोजाना पड़ोस के राज्यों से आने वाली गाड़ियों को इसमें मिला दे तो संख्या करोड़ के पार जाकर टिकती है। मोटे आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में हर दिन लगभग 50,000 ट्रक बाहर से आते हैं। जाहिर है दिल्ली की हवा इन धुओं से घुल गई है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने गाड़ियों के चलते बढ़ रहे प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए एक अहम फैसला सुनाया। ट्रिब्यूनल के मुताबिक 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियों को दिल्ली में चलाने की इजाजत नहीं होगी। ट्रिब्यूनल का जो आदेश है वो ठीक दिशा में है। डीजलाइजेशन को डिस्करेज करो, क्योंकि डीजल फ्यूम्स जो हैं वो कार्सिनोजेनिक हैं, कैंसर पैदा करती हैं, हार्ट एलिमेंट्स, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा सभी में वो सहायक सिद्ध हैं। इसलिए जितना डीजलाइजेशन कम होगा लोगों की सेहत के ऊपर उतना असर अच्छा पड़ेगा। हालांकि दिल्ली में पेट्रोल के मुकाबले डीजल गाड़ियों की संख्या बहुत कम है। 82 लाख में से महज 6.25 लाख गाड़ियों में ही डीजल इंजन है, लेकिन शहर में बिकने वाले डीजल का 35% हिस्सा इन्हीं गाड़ियों में खपत होता है। दिल्ली में इस वक्त 5,38,098 निजी डीजल गाड़ी और 86,546 व्यावसायिक डीजल गाड़ियां हैं।
इनमें 10 साल से पुरानी डीजल गाड़ियों की संख्या 1.5 लाख से ज्यादा है। यही वो डीजल गाड़ियां हैं जिन पर फैसले का सीधा असर पड़ेगा। ट्रिब्यूनल के इस फैसले से परिवहन से जुड़े लोग संतुष्ट नजर नहीं आ रहे, लिहाजा वो इस फैसले को चुनौती देने के मूड में है। कोर्ट ने ये जो फैसला दिया है, हम इससे बिल्कुल भी सहमत नहीं और इसके खिलाफ हमें जो भी विरोध प्रदर्शन करना पड़ेगा वो हम पुरजोर तरीके से करेंगे। अभी पैसे जो परसों नरसों जमा कर दिया, साल भर के लिए उन्होंने ले लिया, एक बैग आज बता दिए कि मतलब गाड़ी बंद हो रही है, तो हमारे कैसे बच्चे पलेंगे और ये पैसे कैसे मिलेंगे? पहले पता होते थे हम जमा नहीं करते, अब जमा कर दिए, गाड़ी पास करा ली, अब कह रहे हैं बंद करो, तो इससे कैसे काम हो पाएगा? सरकार को सोचना चाहिए, टाइम देना चाहिए। 70-80 हज़ार रुपये इसमें लगा दिया। अब सरकार ने ये कह दिया कि भैया आज से तुम्हारी गाड़ी बंद है, रोड पे नहीं चलेंगी, तो हमारा। और चलिए फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद आरएसटीवी विशेष में इस मुद्दे से जुड़े तमाम पहलुओं पर और भी बात होगी। आप देखते रहिए विशेष। The 14th Finance Commission. Understand the logic, the thinking. Has it given a fair share to the states? The Commission has tried to protect the interests of both the center and states. Watch a special report. A fair share only on Rajya Sabha television. कला की दुनिया हो या साहित्य का संगम, पर्दे के सितारे हों या संगीत की सरगम, हम हैं सबके साथ हरदम। देखिए शख्सियत, गुफ्तगू और विरासत का इंद्रधनुषी संसार। देखिए सिर्फ राज्यसभा टीवी के पर्दे पर। आप देख रहे हैं विशेष। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आज बात हो रही है हवा में घुले जहर की। दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण को रोकने के लिए कई कोशिशें हुई, लेकिन 21वीं सदी में ये तमाम कोशिशें न सिर्फ नाकाम साबित हुई, बल्कि इन 15 साल में हालात और भी विकराल हुए हैं। कई बड़े कारखानों को शहर से बाहर किया गया ताकि उनकी चिमनियों से निकलने वाला धुआं हवा में जहर न घोले। गाड़ियों को लेकर कई तरह के नियम बने, कई समितियां बनी और कई सुझाव भी आए, लेकिन हालत जस के तस बने हुए हैं। दिल्ली में गाड़ियों की बढ़ती तादाद सरकार के लिए हमेशा चिंता का सबब रही है। धुआं उगलने वाली गाड़ियों ने सरकार को मजबूर कर दिया कि वो नई योजना लेकर सामने आए। नतीजन 2001 में दिल्ली में तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने सीएनजी का रास्ता अख्तियार किया। दिल्ली की बसों को अनिवार्य रूप से सीएनजी गाड़ी में बदल दिया गया। साथ ही बड़ी तादाद में निजी गाड़ियों में भी सीएनजी इंजन लगाए गए। लेकिन 2001 के बाद दिल्ली के हालात में काफी बदलाव आ गया। सीएनजी तो लागू हुआ, लेकिन बड़ी तादाद में डीजल और पेट्रोल गाड़ियां भी सड़कों पर दौड़ने लगी। प्रदूषण की जो मात्रा आज है हमारे शहर में, ये रहने लायक नहीं है और इसीलिए हमें बहुत ही सख्ती से हमें कदम लेना होगा। और ये जो इंडेक्स है, अगर लोगों में हम समझ को बढ़ा सकते हैं तो आगे जाके जो और भी कठिन और बहुत ही हार्ड डिसीजंस जो हमें लेना होगा प्रदूषण को कम करने के लिए, उसके लिए आप पब्लिक सपोर्ट बना पाएंगे। 2005 में वायु प्रदूषण के स्तर में मामूली गिरावट आई, लेकिन उसके बाद से प्रदूषण लगातार बढ़ता गया। प्रति घन मीटर हवा में 2000 माइक्रोग्राम कार्बन मोनोऑक्साइड को सुरक्षा की सीमा माना गया है, लेकिन दिल्ली की हवा में इससे 3 गुनी से भी ज्यादा ये जहरीली गैस घुली हुई है। यही नहीं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का स्तर भी खतरे की सीमा से बहुत ऊपर है। डीजल गाड़ियों का उत्सर्जन और भी खतरनाक है। WHO के मुताबिक क्लीन डीजल इंजन में भी सल्फर और मोनो नाइट्रोजन ऑक्साइड का स्तर बहुत ज्यादा होता है। चिंता की बात यह है कि दिल्ली की सीएनजी बसों का इस्तेमाल करने वाले लोगों की तादाद तेजी से गिरी है, दशक भर में 1/3 से भी ज्यादा। आलम यह है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दिल्ली को वायु प्रदूषण के मामले में दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित कर दिया।
इससे बेहतर यह है कि इमरजेंसी मेजर्स को सरकार को एनफोर्स करना चाहिए। अगर प्रदूषण लेवल क्रिटिकल स्टेज पर पहुंचता है तो इमरजेंसी प्लान एकदम लागू होनी चाहिए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही बाहर आए, प्राइवेट गाड़ियों को उस समय पर ना आने दिया जाए और जितनी आवश्यकता हो ट्रांसपोर्ट की उतना ही ट्रांसपोर्ट सड़कों पर चलने दिया जाए। जब तक की स्थिति में सुधार नहीं हो जाता, लोगों को प्राइवेट गाड़ियों को सड़कों पर लाने पर पाबंदी लगाई जाए। दुनिया के 91 देशों के 1600 शहरों में परीक्षण के बाद WHO ने पाया कि दिल्ली में हालात सबसे बदतर हैं। यहाँ की हवा में 2.5 माइक्रॉन्स के सबसे ज्यादा ठोस या द्रव कण पाए जाते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा जब भारत आए तो दिल्ली का प्रदूषण बड़ा मुद्दा बना। दिल्ली में कई दफा हवा में प्रदूषण की जांच हुई और पता चला कि ये खतरे की सीमा से भी काफी ऊंचे स्तर पर जा चुका है। जानकारों के मुताबिक वायु गुणवत्ता सूचकांक के जरिए आंकड़े तो सरकार को मिल जाएंगे, लेकिन जब तक लोगों को जागरूक नहीं किया जाता तब तक इन कवायदों से खास फायदे नहीं मिलेंगे। इसके लिए जो मोटा मोटा अभी हम लोग सोच रहे हैं कि एक तो हमें बॉर्डर पे जहाँ से एंट्री होती है वहाँ पे हमें टास्क फोर्स लगाने का प्लान करेंगे हम। उसमें एक पॉइंट है जो भर करके आ रहा है, वो ये है कि अचानक अगर हम वहाँ बैरिकेड करते हैं तो उससे बड़े पैमाने पर चारों तरफ जाम की स्थिति पैदा होगी। तो उससे कैसे निपटा जा सकता है, इसके लिए पुलिस को अभी हम लोग इन्वॉल्व करने की सोच रहे हैं। जैसे फिलहाल एनजीटी के फैसले और वायु गुणवत्ता सूचकांक लगाने की केंद्र सरकार की पहल के बाद इसमें बेहतरी की गुंजाइश तलाशी जा रही है। जानकारों का मानना है कि इससे दिल्ली में प्रदूषण का स्तर कम होगा। नव विक्रम सिंह के साथ मोहम्मद फातेह टीपू, राज्यसभा टीवी। शहरों में वायु प्रदूषण के स्तर का पता लगाने के लिए समग्र हवा गुणवत्ता सूचकांक जारी हो चुका है। हालांकि इसकी जानकारी पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने 19 मार्च को राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान ही दे दी थी। उस दौरान उन्होंने प्रदूषण नियंत्रण के लिए उठाए जाने वाले कई कदमों की भी जानकारी दी। 19 मार्च 2015 को राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान सांसदों के सवालों के केंद्र में पर्यावरण था। इस दौरान कई सवाल उठे। सांसद सलीम अंसारी ने तमाम एजेंसियों की रिपोर्ट का हवाला दिया और दिल्ली को प्रदूषण की राजधानी करार दिया। उन्होंने कहा कि दिल्ली के बच्चे प्रदूषण के कारण दमे का शिकार हो रहे हैं। जवाब में पर्यावरण मंत्री ने माना कि दिल्ली में प्रदूषण सामान्य से 3 गुना ज्यादा है। उन्होंने कहा कि देश के 66 शहरों में प्रदूषण की निगरानी के लिए हवा गुणवत्ता सूचकांक की तैयारी की जा रही है। ये सही है कि दिल्ली की हवा निश्चित रूप से प्रदूषित है, क्योंकि ये एक मौका है लोक शिक्षा का भी एक तरह से। राज्य सरकार करेगी, केंद्र सरकार करेगी अपनी तरफ से। हम एक कॉम्प्रिहेंसिव एयर क्वालिटी इंडेक्स ला रहे हैं और जो 6 तारीख को लॉन्च होगा और फिर वो सभी जगह से एक 1 कलर 1 कोड 1 डिस्क्रिप्शन, इससे लोगों में ज्यादा जागृति बनेगी, एक ज्यादा प्रेशर आएगा जिनको काम करना है। सांसदों ने पूरे देश में प्रदूषण के हालात पर चिंता जताई। खासकर राजधानी दिल्ली में प्रदूषण को लेकर कई सवाल उठे। केवल दिल्ली में 7.5 बिलियन लीटर डीजल मोबाइल टावरों के चलाने में लगता है, जिससे लगभग 392 टन कार्बन डाइऑक्साइड और 220 टन विशिष्ट पदार्थ उत्पन्न होते हैं। मैं मंत्री से यह जानना चाहूंगा कि इस मोबाइल टावरों से वायु प्रदूषण रोकने के लिए सरकार क्या कोई कदम उठाएगी? Actually, Delhi is supposed to be a very good city, one of the best cities in the world, but very surprising that as per the World Health Organization's information, 10 times higher than the safety limit actually prescribed by the World Health Organization. ये बहुत गंभीर बात है। माननीय मंत्री से आग्रह करूंगा कि इसका जवाब दें कि 5 मेट्रोपॉलिटन सिटी का स्कूल का हालत, ग्रीन पीस का असेसमेंट का रवैया क्या है। प्रकाश जावड़ेकर ने दिल्ली के प्रदूषण के लिए पड़ोसी राज्यों के खेतों में आग लगना, उत्तर भारत के राज्यों से आती धूल और दिल्ली में कंस्ट्रक्शन कार्यों की धूल को जिम्मेदार बताया। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि एयर क्वालिटी इंडेक्स 10 लाख की आबादी वाले हर शहर में जल्द ही लागू किया जाएगा, जिससे लोगों को हवा की सेहत का पता लगता रहेगा। 16 महानगरों में 48 स्टेशंस जहां कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग होता है वो बिठाए हैं और उसका रीडिंग रोज के रोज उपलब्ध है। और मैंने अभी ये तय किया है कि हम मिनिस्ट्री के वेबसाइट पर भी डालेंगे ताकि लोगों को एक लगातार जानकारी मिलती रहे कि हवा की प्रदूषण की क्या स्थिति है। और जैसे हम एयर क्वालिटी इंडेक्स लॉन्च कर रहे हैं
वो केवल मेट्रो सिटीज में नहीं, राजधानियों में भी। तो इसका मतलब 66 शहरों में जहां 10 लाख से ज्यादा आबादी और राज्यों की राजधानियां हैं, यहाँ सब जगह एयर क्वालिटी इंडेक्स कॉम्प्रिहेंसिव लोगों को दिखता रहेगा, इसकी व्यवस्था हो रही है। सरकार से वाहनों के प्रदूषण पर भी सवाल पूछे गए, जिस पर प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि सरकार जल्द ही एक दीर्घकालिक नीति बना रही है, जिसके बाद दिल्ली में आने वाले वाहनों को बाईपास करने की व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार लोगों को अपने वाहनों की सही मरम्मत, समय पर प्रदूषण जांच और वाहनों के कम से कम इस्तेमाल करने के लिए भी जागरूक करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब बात वायु प्रदूषण से सेहत को होने वाले नुकसान की। वायु प्रदूषण की वजह से खासतौर पर दिल की बीमारियों का खतरा तेजी से बढ़ा है, और इतना ही नहीं, इससे दूसरी और बीमारियों की चपेट में भी लोग आ रहे हैं। पहले केवल महानगरों को ही वायु प्रदूषण के लिहाज से असुरक्षित माना जाता था, लेकिन अब छोटे शहरों, कस्बों और यहां तक कि गांवों में भी ये समस्या तेजी से पैर पसार रही है। चाहे दिल्ली हो या मुंबई या देश का कोई भी शहर, हमारे दिन की शुरुआत कुछ ऐसी ही होती है। सुबह के वक्त हम कुदरत के सबसे ज्यादा नजदीक होते हैं। साफ हवा की चाहत अक्सर लोगों को पार्कों तक खींच लाती है, लेकिन दिन के चढ़ने के साथ ही हमारी हवाओं में जहर घुलना शुरू हो जाता है। गाड़ियों, उद्योगों, सिगरेट आदि से निकलने वाला धुआं सांसों के जरिए हमारे शरीर को तेजी से रोगी बना रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के एक आकलन के मुताबिक वायु प्रदूषण का दिल की बीमारियों, सांस से जुड़े रोगों और कैंसर से गहरा नाता है। संगठन की 2012 की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में होने वाली 8 मौतों में से 1 मौत एयर पोल्यूशन की वजह से होती है। WHO की माने तो पर्यावरण और सेहत से जुड़ा ये दुनिया का अकेला सबसे बड़ा खतरा है। हवा प्रदूषित होगी तो वातावरण में सांस सभी लोग ले रहे हैं और खतरा सभी पे होगा। एयर पोल्यूशन से होने वाली खास बीमारियां हैं, जैसे थ्रोट का इन्फेक्शन, जिसको आमतौर पे एलर्जी कहते हैं, जैसे लंबी खांसी होना, लंबे समय तक 3-4 हफ्ते तक खांसी का होना, लंग में इन्फेक्शन का होना, जिसको निमोनाइटिस कहते हैं। जानकारों का मानना है कि वायु प्रदूषण का शिकार होने वालों की तादाद लगातार बढ़ रही है। आबोहवा में बड़ी मात्रा में घुलती कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी गैसों के अलावा वाहनों से निकलने वाले धुएं के महीन कण भी कई बीमारियों की वजह बन रहे हैं। WHO की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के सबसे ज्यादा प्रदूषित 20 शहरों में से 13 शहर भारत में हैं। हवा प्रदूषित है, उसमें पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। ये लंग्स में जाते हैं, लंग का कैंसर कराते हैं। ब्लड में सर्कुलेशन के बाद ब्लड का कैंसर हो सकता है, और जब यही पार्टिकल्स पेशाब के रास्ते जब बाहर निकलते हैं, पेशाब की थैली का कैंसर हो सकता है। तो कैंसर और नॉन कैंसर दोनों की बीमारियां बढ़ रही है। लगातार गंदी होती नदियां भी शहर की हवा में जहर घोल रही हैं। वजह है इन नदियों में छोड़ी जाने वाली शहर की गंदगी और इंडस्ट्रियल वेस्ट। इससे वातावरण में अमोनिया और मीथेन जैसी गैसों का स्तर खतरनाक ढंग से बढ़ा है, और यही वजह है कि नदियों के किनारे बसे शहर जैसे दिल्ली और कोलकाता में त्वचा कैंसर के मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। स्किन कैंसर होने के 2 खास वजह हैं। एक तो एयर पोल्यूशन में जो कैंसर फॉर्मिंग एजेंट्स घूम रहे हैं, जब स्किन के टच में आते हैं, बार बार लंबे समय तक टच में रहते हैं, स्किन का कैंसर हो सकता है। दूसरा, ओजोन लेयर में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं एयर पोल्यूशन के कारण, तो सन रेज में अल्ट्रावायलेट रेज जो है उससे स्किन का कैंसर हो सकता है। ऐसा नहीं है कि ये केवल बड़े शहरों की कहानी है। प्रदूषित आबोहवा छोटे कस्बों और गांवों में भी बीमारियों का खतरा बढ़ा रही है। अमिताभ अरुण दुबे, राज्यसभा टीवी। तो देश विदेश के मुद्दों पर राज्यसभा टीवी की विशेष पेशकश जारी रहेगी। हम आपको आगे भी दिखाते रहेंगे आम आदमी से लेकर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर विशेष। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।